दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी से। हम आज 7th क्लास का जो हमारा पर्यावरण है उसका पहला चैप्टर को देखेंगे। उसका नाम भी है, आप देख सकते हो, इसका नाम भी एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण है। अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे चलते हैं और उसके थ्रू हम एक एक करके इनको देखेंगे और जानेंगे क्या क्या है और समझेंगे। चलो तो आइए हम हमारे क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। देखिए, एक एक करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम किसे कहते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जो भी पर्यावरण के घटक हैं उन घटकों पे बात करेंगे कौन कौन से हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, तो मानव ने कौन कौन से पर्यावरण का निर्माण किया उसके उदाहरण देंगे कौन कौन से हैं। स्थलमंडल क्या है। अगला है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। अगला है जैवमंडल क्या है, बायोस्फीयर। तो चलो आइए अब देखते हैं, हम एक एक करके हमारे क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा एनवायरनमेंट। ये कुछ कहानी के रूप में इसको समझाया जा रहा है, आप यहाँ पे इसको एक एक करके ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। चलो आइए, यह है लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल मैदान में खुदाई हो गई थी। भाई एक मैदान उनके खेलने के लिए पर लो वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ, वह विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी के साथ कहा, जैसा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण है, शिक्षक ने जवाब दिया। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे आसपास के अंग पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ पर्यावरण वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा, जैसे पर्वत, नदी, पहाड़, प्राणी आदि, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, कारखाने इत्यादि, किताबें आदि। हम आगे देखते हैं, पर्यावरण को देखते हैं। पर्यावरण के पहले हम यहाँ पे पर्यावरण को देखते हैं पहले। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये है पर्यावरण। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान एवं वस्तु प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। अब आप यहाँ पे इनको भी देख सकते हो कि जीवीय, बायोटिक और एबायोटिक, अजीवीय। जीवीय सजीवीय प्राणियों का संसार होता है, इसमें पादप और जंतु आते हैं। और अजीवीय जो निर्जीव कार्यों पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल आदि। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हो, जब पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा की गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, प्राकृतिक पर्यावरण को, ये प्राकृतिक पर्यावरण दे रखा है इसमें। आप देख सकते हो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके स्थलमंडल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्थलमंडल को, ये है स्थलमंडल, यहाँ पे दे रखा है। ये स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल कहते हैं।
अब इसके अंदर क्या क्या आता है इसको भी देखते हैं। जैसे चट्टान एवं खनिजों से बना होता है, ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटियों आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं और ये खनिज संपदाओं का भी स्रोत होते हैं। तो ये होते हैं स्थल मंडल। अब आगे हम देखते हैं वायुमंडल, जलमंडल। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो जलमंडल को, ये जलमंडल दे रखा है, इसको देखो। जलमंडल के क्षेत्र को जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। आपको सबको पता है कि जल ही जीवन है, आप जानते हो। अब देखते हैं हम, अगला है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंतर्गत धूल, कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं, अगला है जैवमंडल। तो जैवमंडल किसे कहते हैं, इसको देखते हैं एक एक करके। ये है, आप जैवमंडल को देख सकते हो। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो इसको एक एक करके देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो यहाँ पे वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। इसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या और जानते हैं हम। आप यहाँ पे एक रोचक सी कहानी दे रखी है कि रवि कक्षा के एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुमको सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। लेकिन तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है। तो रवि ने उठ के पलट के जवाब दिया कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो शिक्षक ने कहा कि बिल्कुल हाँ जी, इनका सबका आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध है। हाँ, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी, आप यहाँ पे देख सकते हो, जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी और महासागर एवं छोटे ताल का भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, आप ये भी देख सकते हो जहाँ पे जिस पार्क में आप खेलते हैं या कूदते हैं उसका भी एक पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। अब देखते हैं मानव पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण के बारे में जानते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक
प्रारंभिक मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। साथ में व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार एवं सहज तीव्र गति से यह द्रुत गति हो गया था संचार का। तो अब हम देखते हैं, कुछ शब्दावलियों को भी देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे बीच बीच में शब्दावलियाँ दी गई हैं, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं और इनको भी समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं, ये यहाँ पे आपको देख रखा है, इसके अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है, ये दे रखा है आपको कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। ठीक है। और मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो ये कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखाने निर्माण होता है। तो मानव इस तरह से, जैसे मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है, इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। तो आप इसको देख सकते हो। अब हम इसको देखते हुए ये डायग्राम को देखेंगे कि मानव के जो घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के घटक है वो कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 तरह के घटक होते हैं। एक तो 2 तरह के घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो हम पहले प्राकृतिक घटकों को देखते हैं। प्राकृतिक घटक में है जलमंडल, जिसको जल के द्वारा, वायुमंडल और स्थलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव होता है। अब देखते हैं मानव निर्मित जैसे हम कोई मकान या इमारत वगैरह बनाते हैं, कोई पार्क डेवलप करते हैं, कोई ब्रिज बनाते हैं, जैसे चेनाब रिवर पर आर्क ब्रिज बनाया गया है, जैसे सड़क बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, कोई जैसे राम मंदिर का निर्माण किया गया तो ये स्मारक हुआ। उद्योग, कोई फैक्ट्री लगाई गई तो ये। अब मानव एक व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब मानव के घटक के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, इसको देखते हैं हम। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई है, तो इसको हम देख सकते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो एनवायरनमेंट का मतलब ही फ्रेंच भाषा के शब्द में होता है पड़ोस। अब देखते हैं आगे, इसको देखते हैं। ये है पारितंत्र, इसको हमने बताया था, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। यह है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। अब देखते हैं हम आगे। ये है, यहाँ पे देख सकते हो आप, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष भी 2024 में भी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चलाया गया था। आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला है वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे सपोज कर लो कि 2 राम और श्याम है। राम को अनाज की ज़रूरत है, श्याम को दूध की ज़रूरत है। अब राम के पास दूध होता है, श्याम के पास अनाज होता है, तो उन्होंने आपस में इस वस्तु की अदला बदली कर ली, तो इसको
पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उन दोनों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो गई, तो इससे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को, एक एक करके हमारे क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, इन क्वेश्चन आंसरों को जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो इसको दे देंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। अब पारितंत्र किस किस का हो सकता है भाई? वर्षा का पारितंत्र, वन का पारितंत्र हो सकता है, या फिर घास स्थल का पारितंत्र हो सकता है, रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, पर्यावरण पर्वत का हो सकता है, किसी झील का हो सकता है, नदी का हो सकता है, महासागर का हो सकता है, यहाँ तक कि आपके आसपास के जैसे छोटे तालाब, नहर, झील, उनका भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। अब हम अगला देखते हैं पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हम प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आ जाते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख दो घटक हैं जिनमें एक है मानव निर्मित और एक है प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक घटक में जलमंडल आ जाएगा, स्थलमंडल आ जाएगा और वायुमंडल और जैवमंडल आ जाएगा। अब मानव निर्मित जैसे कोई इमारत का निर्माण कर दिया, पार्क डेवलप कर दिया, किसी पुल का निर्माण कर दिया, या फिर सड़क, स्मारक और उद्योग या फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, ये सब मानव निर्मित हो जाए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो आप दे सकते हो कि किसी इमारत का निर्माण कर दिया, कोई पार्क डेवलप कर दिया, विकास कर दिया पार्क का, पुल बना दिया, सड़क बना दी, स्मारक बना दी, उद्योग बना दिया, ये सब। अब देखते हैं हम स्थलमंडल क्या है। तो आप सब जानते हो पृथ्वी की ठोस पटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतिक वाला विषम धरातल होता है ये। और ये स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीप पर ही नहीं, महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। और ये हमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं एवं खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब हम देखते हैं जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जीवीय पर्यावरण सजीव प्राणियों का संसारी जीवीय पर्यावरण कहलाता है। इसके अंतर्गत पादप और जीव जंतु आते हैं। अब देखते हैं हम जैवमंडल किसे कहते हैं। तो जैवमंडल हम उसको कहते हैं पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमारे इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं एक एक करके। आइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मतलब प्राकृतिक नहीं है। तो वन प्राकृतिक है और मरुस्थल प्राकृतिक है, लेकिन जो ताल बनाया गया है वो प्राकृतिक नहीं है। तो ये पारितंत्र का प्राकृतिक नहीं है। इसमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो स्थल है, स्थल नहीं है, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है स्थल, क्योंकि ये प्राकृतिक का है। इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। तो आपको पता है सड़क पर्यावरण का मानव निर्मित घटक है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधन पर दबाव बढ़ेगा, और संसाधन पर दबाव बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होता होगा तो एनवायरमेंट इम्बैलेंस होगा। इस वजह से ये जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। अब आगे हम देखते हैं, हमारे इन क्वेश्चनों को भी एक एक करके देखते हैं, इनको मैच करना है हमको। जैवमंडल किसे कहते हैं। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसको हम जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल
वायुमंडल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसको वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जलीय क्षेत्र को कहते हैं। और पर्यावरण हमारे आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम वायुमंडल कहते हैं। अब ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उसने फसल उगाने के लिए, पशु पालने के लिए, स्थायी जीवन जीने के लिए, इन सभी के लिए मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन किया है। जैसे सूचना की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार, इन सब के लिए, परिवहन का तेज गति से विकास, वाणिज्य, व्यापार, इन सब के लिए मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन किया। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जब कोई पेड़ पौधा है, एक साइकिल चलती है। जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो जहाँ जीव जंतु उनको खाएंगे, और जीव जंतु का जो मलमूत्र होता है वो उनको पोषक तत्व वगैरह, उनको जो पोषक तत्व वगैरह, और जो धरती से उनको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये मिलती है। तो इस वजह से ये आपस में एक सर्किल के रूप में घूमते हैं, तो ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी आज ज्योग्राफी का मतलब 7th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का सीरीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इसका लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और आप सभी इसको दोस्तों को भी बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ में, दूसरी कड़ी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।